नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आज 19 नवंबर है और आज की क्लास में हम 19 नवंबर से रिलेटेड जो भी न्यूज है, जो भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करिए। और जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ, जब भी क्लास करिए, चाहे अभी चाहे बाद में, अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि क्लास के दौरान मैं बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें भी साथ में नोट डाउन करते हुए चलिए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर लीजिए। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा और हम मॉर्निंग में जो 7 बजे करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं वो आपसे कभी मिस नहीं होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2022 का आयोजन शुरू हुआ है, तो कहां पे शुरू हुआ है? तो देखिए, ये आपके विकल्प जो दिए हुए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर करते हुए चलिए। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी है। मिजोरम में शुरू किया गया है अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2022। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है अपने आप में। 3 दिनों का ये आयोजन है जो कि किया जा रहा है कहाँ पे दोस्तों? मिजोरम में। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्च, ध्यान रखिएगा 17 से लेकर के 19 नवंबर के बीच में ये आयोजित किया जा रहा है और ये इस वर्ष का 10वां संस्करण है। ध्यान रखिएगा कौन सा संस्करण है? 10वां संस्करण अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का। इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय और मिजोरम पर्यटन विभाग दोनों के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का? तो ध्यान रखिएगा, घरेलू यानी कि डोमेस्टिक और अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करना। तो जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है, जहां पे हमने बात किया था 7 बहनें यानी कि 7 सिस्टर जो स्टेट्स हैं जिनको पूर्वोत्तर भारत कहते हैं, वहां पे जो उसकी क्षमता है पर्यटन को, उसको दुनिया के सामने लेके आना ताकि उस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। और ध्यान रखिएगा, जब पर्यटन बढ़ावा होता है यानी कि जब पर्यटन को बढ़ावा देते हैं तो उस क्षेत्र में बहुत सारे और भी चीजों को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो आर्थिक सृजन वहां पे होगा। एक तरीके से जब पर्यटक आएंगे तो रोजगार का सृजन होगा। पर्यटन से संबंधित और भी जब क्षेत्र विकसित होंगे, तो जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर यहाँ पे पर्यटक आएंगे तो पर्यटकों को रहने के लिए क्या चाहिए दोस्तों? एक तरीके से होटल चाहिए। तो एक तरीके से वहां पे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट होगा। और जब होटल बनेंगे तो होटल रोजगार सृजन होगा। उसी तरीके से वहां के जो स्थानीय बाजार है, उन स्थानीय बाजारों का विकास होगा। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देकर के भारत के पूर्वोत्तर राज्य का आर्थिक बढ़ावा देना ही इस अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्देश्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस कार्यक्रम देखा जाए, इस वर्ष जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 10वां संस्करण मिजोरम में, वो किस पर केंद्रित होगा? तो पर्यटन ट्रैक के लिए G20 की प्राथमिकताओं पर इस वर्ष केंद्रित होगा। जैसा कि आज आपको पता है, भारत जो है पहली बार G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है। अभी हाल ही में G20 के जो है सम्मेलन हुआ है इंडोनेशिया के बाली में। उसके बाद से इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं जो विडोडो, उन्होंने भारत को G20 की अध्यक्षता सौंप दी है। 1 दिसंबर से भारत जो है औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता को ग्रहण करेगा और अगले वर्ष माना जा रहा है कि सितंबर अक्टूबर के समय जो G20 का सम्मेलन होगा उसकी अध्यक्षता पहली बार भारत करने जा रहा है। तो उसी विषयों पर जो है, उसी G20 की प्राथमिकताओं पर ही इस वर्ष जो है अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट जो था विषय केंद्रित था। और अगर इसके पहले की बात किया जाए, जो 9वां संस्करण हुआ था अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का, वो नागालैंड की राजधानी कोहिमा में हुआ था वर्ष 2021 में। ठीक है, तो प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मिजोरम में हुआ है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, मिजोरम की कैपिटल क्या है? आपके लिए बहुत बड़ी नॉर्मल सी बात होगी, मैम क्या पूछ रही है मिजोरम का कैपिटल? आप लोग इतना ही बता दीजिए, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं करते और कुछ महारथी तो ऐसे हैं जिनको 10 to 15 क्वेश्चन में डेली डिस्कस करती हूँ तो भी उनके लिए कमी हो जाती है। बच्चा पहले जितना मैं पढ़ा रही हूँ उसको आप लोग तैयार कर लीजिए, फिर मैं और भी बताऊंगी। ठीक है, इतना ही आप लोग के लिए पर डे सफिशिएंट है। ठीक है, काफी इतना ही इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है, एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने की आपको क्या ही जरूरत है। ठीक है, तो जहां से क्वेश्चंस बनते हैं उन्हीं चीजों को डिस्कस करिए और उतना प्रिपेयर भी करते चलिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहा तमन हटन राया नगुरा राय
मैंग्रोव किस देश में है? तो देखिए चर्चा में रहा है ये मैंग्रोव, और ऑप्शन आपके दिख रहे होंगे, ब्राजील, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, फिजी। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडोनेशिया में ये मैंग्रोव जो है स्थित है, जिसका हाल फिलहाल में दौरा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कहाँ है ये मैंग्रोव और क्यों इसका चर्चा की गई है। तो तमनहटन राया नगुरा राय मैंग्रोव जो कि इंडोनेशिया में है, और अभी जैसा कि मैंने बताया इंडोनेशिया की बाली में G20 का अधिवेशन किया गया, सम्मेलन किया गया, और राष्ट्र हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सम्मेलन में क्या हुए, सम्मिलित हुए थे। और इंडोनेशिया के जब दौरे पे गए थे तो उन्होंने इसी दौरान, ठीक है, सम्मेलन की तरह देखा जाए तो ये जो समूह के नेता थे, जो G20 समूह के जो अन्य नेता थे, उनके साथ इन्होंने तमनहटन राया नगुरा राय मैंग्रोव का दौरा किया और वहां पे क्या करा है, पेड़ लगाया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी देखा जाए एक वहां पे अलायंस जो है बनाई गई, क्या था दोस्तों, तो मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, ठीक है, जो कि किसकी अध्यक्षता में दोस्तों ये बनाया जाए, एक संयुक्त पहले इंडोनेशिया और यूएई की, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। तो G20 सम्मेलन के दौरान मैंग्रोव वनों के संरक्षण के लिए और उनके विस्तार के लिए एक गठबंधन किया गया जिसका नाम है मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, जो किसकी पहल की, इन दो देशों की, तो इंडोनेशिया और यूएई की संयुक्त पहल है, जिसमें देखा जाए कौन कौन से इस संयुक्त पहल को एक तरीके से समर्थन किन किन देशों ने दिया था। भारत ने दिया था, इस पहल में भारत शामिल हुआ था, हम लोगों ने इसमें भी चर्चा किया था। अन्य देशों की दोस्तों बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन और श्रीलंका और भारत इस पहल को समर्थन दिए, यानी कि इस पहल में सम्मिलित हुए हैं। तो एक तरीके से इसमें जो है भारत शामिल हुआ था, और इसीलिए एक तरीके से सिग्नेचर कह सकते हैं कि साइन है, जहां के मैंग्रोव में उन्होंने दौरा किया, पेड़ लगाया। तो मैंग्रोव को संरक्षण देना ही एक तरीके से इनका उद्देश्य था, एक तरीके से इसका प्रचार करना था। अगर हम बात करें भारत में मैंग्रोव के बारे में कि कितना विस्तार है, तो देखा जाए 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला मैंग्रोव है, जिसमें से देखा जाए 50 से अधिक प्रजातियां जो है वो पाई जा सकती हैं यहाँ के भारत में मैंग्रोव में। हम लोगों ने काफी मैंग्रोव के बारे में भी चर्चा किया था। देखा जाए जो भारत में मैंग्रोव है, सर्वाधिक मैंग्रोव वाला जो राज्य देखा जाए कौन सा दोस्तों, पश्चिम बंगाल था। उसके बाद देखा जाए तो हमें गुजरात देखने को मिला था, और फिर हम लोगों ने देखा था अंडमान और निकोबार। ठीक है, ये हम लोगों ने चर्चा किया था। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए कि विश्व में सबसे बड़ा मैंग्रोव जो है वो कहाँ पाया जाता है, उसका नाम क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। और हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, और ये ध्यान रखिएगा ये जो अलायंस है मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, ये किस देशों की पहल है ये ध्यान रखिएगा। भारत भी इसमें सम्मिलित है, ये ध्यान रखिएगा कौन कौन से देश सम्मिलित है। प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने चर्चा भी किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस मिशन शुरू किया है। देखिए आर्टेमिस मिशन 1 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है अपने आप में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर करा करिए, वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर करिए दोस्तों कि आर्टेमिस मिशन जो है वो किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है, और ये मिशन किससे, किस ग्रह से, किस तारे से संबंधित है, ये मुझे बताएं। चलिए, तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम क्या है, नासा। ठीक है, नासा का ये आर्टेमिस 1 मिशन है। आइए देखते हैं ये मिशन क्यों है। तो अभी देखा जाए जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने, ध्यान रखिएगा, 16 नवंबर को फ्लोरिडा के कैनेड स्पेस सेंटर से आर्टेमिस 1 मिशन का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो ये जो आर्टेमिस 1 मिशन जिसको लॉन्च किया गया है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा, कहां से दोस्तों, फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा ये जो आर्टेमिस 1 मिशन है वो ध्यान चंद्रमा से संबंधित है, और यह प्रक्षेपण आर्टेमिस 1 का पहला चरण है। ठीक है, ये कई चरणों में इस मिशन को संचालित किया जाएगा नासा के द्वारा, जिसमें ये जो भी 16 नवंबर को प्रक्षेपण यान जो प्रक्षेपित किया गया है सफलतापूर्वक नासा के द्वारा, ये इसका पहला चरण है। और जिसमें देखा जाए ओरियन चंद्रमा के लिए लगभग 40,000 मील की यात्रा करेगा, और ये देखा जाए लगभग 26 दिनों, इसमें तो एक्यूरेट दिया है कि 25.5 दिनों, यानी कि अप्रॉक्स 26 दिनों के अंदर ही क्या हो जाएगा, 26 दिनों के बाद ये भारत माफ करेगा पृथ्वी पर वापस लौट आएगा। भारत भारत इतना बोलते रहते हैं कि हर जगह भारत ही दिखता है।
और ऑब्वियस है, कंट्री फर्स्ट है ना, अपना देश तो हर जगह दिखाई देगा। ठीक है, तो ये पृथ्वी पर, ये देश पृथ्वी पर क्या हो जाएगा, ये मिशन, ये यान जो है वापस आ जाएगा। इसकी बात करें आर्टेमिस यान की, तो ये 98 मीटर लंबा है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और ये प्रतिदिन लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान की तरफ उड़ान भरेगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैटर ये करता है कि ये जो आर्टेमिस मिशन है, इसी के तहत नासा चंद्रमा और मंगल ग्रह पर भविष्य में मानव को उतारने का जो है योजना बना रही है, यानी फिर मानव को उतारने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है आर्टेमिस मिशन। इस मिशन के तहत जो नासा ने योजना बनाई है, जो इसका अगला उड़ान होगा आर्टेमिस का, उसमें नासा जो है 2024 में अगली उड़ान में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजेगी और 2025 की शुरुआत में मानव को, मनुष्यों को वहां पे चंद्रमा पर उतारेगी। अपोलो मिशन जो कि अमेरिका का मिशन था, ध्यान रखिएगा दोस्तों, देखा जाए अपोलो मिशन 1972 में था। इसके बाद से अमेरिका की ओर से फिर से चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने की दिशा में यह सबसे बड़ा कदम है। 1972 में अपोलो मिशन को लॉन्च किया गया था, उसके बाद से इतने सालों के बाद पुनः जो है अंतरिक्ष जो है नासा फिर से चंद्रमा पर मानव को उतारने की बात कर रही है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपको पता हो कि सबसे पहला जो चंद्रमा पर व्यक्ति जिन्होंने कदम रखा था वो थे नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उन्होंने 20 जुलाई, ठीक है, 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर इन्होंने कदम रखा था। और ध्यान रखिएगा किस मिशन के तहत, तो अपोलो, ठीक है, अपोलो 11 मिशन, ये चीज ध्यान रखेगा। इसी मिशन के तहत 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम रखा था। उसके बाद जो है 1972 में फिर से अमेरिका ने चंद्रमा पर मानव भेजा था। उसके बाद से और अब आर्टेमिस मिशन के तहत 2024 में प्लान कर रहा है अमेरिका मानव को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, दक्षिणी क्षेत्र में उतारने का। ठीक है, तो नासा के नेतृत्व वाला जो मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम है, जिसका नाम है आर्टेमिस कार्यक्रम। ध्यान रखिएगा, ये मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम है आर्टेमिस, जिसको जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत दोस्तों जो की गई थी वो दिसंबर 2017 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का लक्ष्य देखा जाए तो 2024 तक चंद्र दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार उतरना है। ठीक है, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार उतरने की योजना नासा ने बनाया है। किस मिशन के तहत, आर्टेमिस मिशन जो है कार्यक्रम है, जो कि 2017 में शुरू किया गया था, और ये नासा के नेतृत्व वाला पहला मानव, माफ करिएगा, नासा के नेतृत्व वाला मानव अंतरिक्ष यान है आर्टेमिस। ठीक है, चंद्रमा से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या आयोग द्वारा डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया गया है। तो डिजिटल शक्ति अभियान का चौथा चरण शुरू किया गया है किस मंत्रालय के द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, चुनाव आयोग, वित्त मंत्रालय या फिर राष्ट्रीय महिला आयोग मंत्रालय। ठीक है, तो ये एक तरीके से महिलाओं को डिजिटल रूप से शक्त बनाने के लिए, ठीक है, उन्हें जागरूक करने के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए डिजिटल रूप से जो ये अभियान चलाया गया, डिजिटल शक्ति अभियान का जो चौथा चरण है वो चलाया गया राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा चलाया गया। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो वर्तमान में जो राष्ट्रीय महिला आयोग है दोस्तों, जिसके अध्यक्ष कौन है, सुश्री रेखा शर्मा। ठीक है, रेखा शर्मा कौन है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है, और इन्होंने ही डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डिजिटल शक्ति 4.0 की शुरुआत राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा के द्वारा किया गया है। इस शुरुआत जो की गई थी, जो ये चूंकि चौथा चरण है, इसके पहले चरण की इसकी शुरुआत की गई थी डिजिटल शक्ति अभियान की, ये शुरू किया गया था 2018 में शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या है दोस्तों, जो महिलाएं हैं उनको डिजिटल सशक्त बनाना ही एक तरीके से इसका उद्देश्य, और ये एक तरीके से अखिल भारतीय योजना है। ठीक है, तो पूरे देश में जो महिलाएं हैं उनको डिजिटल रूप से शक्त बनाना, ठीक है, उनको जागरूक करना, ये इसका उद्देश्य है। जैसा कि आप जानते हैं लगातार क्या है, साइबर क्राइम जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, और उसमें भी साइबर क्राइम का जो ज्यादा टारगेट हो रही है वो महिलाएं हो रही हैं। कारण क्या है, देखा जाए तो ये जो महिला है, मतलब एक तरीके से जो साइबर अपराध जैसी जो घटना, उसके प्रति उनकी कम जागरूकता, और जो एक तरीके से जो समाज में हमें दिखने को मिलता है
जेंडर इक्वलिटी और साथ ही साथ देखा जाए लिटरेसी, इन सब की वजह से जो इसमें एक तरीके से हमें जो डिफरेंसेस देखने को मिलता है उसकी वजह से साइबर क्राइम जो है कहा जाता है कि महिलाओं के प्रति ज्यादा होता है। इसलिए महिलाओं को इस क्राइम के जो ये क्राइम हो रहा है उनके प्रति उसके प्रति जागरूक रहे, उनसे संबंधित कानूनों को जाने, जिससे कि इस साइबर क्राइम जैसी घटनाओं को कम किया जा सके। इसलिए ये राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से ये अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य देखा जाए क्या है, जो महिला है उन्हें प्रौद्योगिकी का उपयोग करने, ऑनलाइन अनुचित गतिविधियों से अपनी सुरक्षा कर पाने में सक्षम बनाना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए इस अभियान को शुरू किया गया था तो ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसने साइबर पीस फाउंडेशन और अंतरराष्ट्रीय कंपनी जिसका नाम है मेटा, उससे मिल करके यह अभियान शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा, तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने किनके सहयोग से, तो साइबर पीस फाउंडेशन और मेटा के सहयोग से यह अभियान शुरू किया है। अगर चूंकि हम बात कर रहे हैं आयोग के बारे में, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में, तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय महिला आयोग की दोस्तों बात किया जाए तो इसकी स्थापना जनवरी 1992 में किया गया था और किस अधिनियम, किस एक्ट के तहत किया गया था, तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत किया गया था। क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा, एक एक्ट के द्वारा, यानी कि संसद में कानून बना करके जब किसी चीज की स्थापना की जाती है, किसी आयोग की स्थापना की जाती है, तो उसे एक वैधानिक निकाय कहा जाता है। क्योंकि कानून के द्वारा, संसद द्वारा कानून बना करके इस आयोग की स्थापना किया गया, तो इसलिए क्या है, एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना देखिए यहाँ पे 31 जनवरी 1992 को की गई थी और किस समिति की सिफारिश की अध्यक्षता, यहाँ पे तो जयंती पटनायक समिति बनी थी। जयंती पटनायक की अध्यक्षता में जो है इस आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, आयोग में देखा जाए, अगर हम इस आयोग का फॉर्मेशन देखें तो इसमें क्या होगा दोस्तों, एक अध्यक्ष होता है और एक सदस्य होता है, सदस्य सचिव और 5 अन्य सदस्य होते हैं। जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, ये नॉमिनेट किया जाता है किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा अध्यक्ष को नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो रेखा शर्मा है। ठीक है, ये सारा चीज ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आयोग के बारे में। आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश के चुनाव आयोग ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखें। आइए डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। तो नेपाल का जो चुनाव आयोग है, जैसा कि नेपाल में चुनाव होने वाला है, तो वहां के चुनाव आयोग ने जो भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयोग है, चीफ इलेक्शन कमीशन, ध्यान रखिएगा, राजीव कुमार, उनको अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है। ठीक है, तो देख सकते हैं स्क्रीन पे इनकी तस्वीर है। और जैसा कि आगामी चुनाव है नेपाल में, और जो नेपाल के चुनाव आयोग ने जो वहां पे आगामी प्रतिनिधि सभा और प्रांतीय विधानसभा का जो चुनाव है, उस चुनाव का एक तरीके से निरीक्षण करने के लिए जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है राजीव कुमार को एज अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है। किसने, नेपाल के चुनाव आयोग ने। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए राजीव कुमार जो है वो 18 से लेकर के 22 जनवरी तक नेपाल में होंगे और वहां पे राजकीय अतिथि के रूप में आमंत्रित निर्वाचन अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। ठीक है, ये चीज बात करें। चूंकि हम बात करें नेपाल के, नेपाल जो कि देखा जाए ये भारत का पड़ोसी देश है और एक तरीके से एक बफर स्टेट का काम करता है भारत और चीन के बीच में। भारत का मैप आप देख रहे होंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेपाल। ठीक है दोस्तों, नेपाल जो पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी कि इसकी कोई समुद्रिक सीमा नहीं है। ये देखा जाए तो भारत और चीन से घिरा हुआ है। और यहाँ पे अगर हम बात करें भारत के कौन कौन से जो राज्य हैं जो नेपाल से लगते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा दोस्तों उत्तराखंड, फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पे बिहार और यहाँ पे पश्चिम बंगाल, यहाँ पे सिक्किम। ठीक है, ये जो है 5 राज्य जो नेपाल से अपनी सीमा को साझा करते हैं और नेपाल की 2 अंतरराष्ट्रीय सीमा, एक भारत से और एक चीन से लगती है। नेपाल की राजधानी की बात करें तो नेपाल की जो राजधानी दोस्तों वो है काठमांडू और यहाँ की जो मुद्रा है वो है रुपया। ठीक है, वर्तमान में जो यहाँ की राष्ट्रपति है वो विद्या देवी भंडारी हैं और जो प्रधानमंत्री है वो शेर बहादुर देउबा जो है वो यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, चूंकि हम बात कर रहे हैं भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की, तो आप मुझे बताएंगे ये किस क्रम में, इनका जो क्रम है वो कौन सा है, कौन से नंबर की ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त है भारत के, और अन्य निर्वाचन आयुक्त जो कौन है उनके भी नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि
बाजार मूल्य में $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक कंपनी कौन सी बन गई? भाई ये कंपनी बहुत ही बड़ा लॉस झेली है, $1 ट्रिलियन का, ठीक है, $1 ट्रिलियन का लॉस झेली है और ऐसी पहली दुनिया की सार्वजनिक कंपनी हो गई है इतने बड़े लॉस को झेलने वाली गूगल, फेसबुक, अमेजोन या फिर ट्विटर। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमेजोन, ठीक है। अमेजोन जो है $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक कंपनी बन गई है, ठीक है। तो जो अमेजोन इंक है वो $1 ट्रिलियन खोने वाली, गवा देने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक कंपनी बनी है, ध्यान रखिएगा। एक एजेंसी है, न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है ब्लूमबर्ग, उसने एक रिपोर्ट जारी किया और बताया कि ये क्या कारण थे कि जिस कारण से अमेजोन को $1 ट्रिलियन का जो है लॉस झेलना पड़ा। उसके पीछे बहुत बड़ा उन्होंने कारण देखी, क्या क्या बताया। एक तो बढ़ती मुद्रास्फीति, जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई दर बढ़ रही है, उसका वजह। दूसरा देखा जाए जो एक सख्त मौद्रिक नीतियां जो है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो। दूसरा देखा जाए जो लगातार अमेजोन की जो व्यापार था, जो ट्रेड था, जो बिजनेस था, वो लगातार क्या हुआ, गिर रहा है। यानी कि निराशाजनक कमाई के संयोजन ने इस साल कंपनी के शेयर को एक तरीके से ऐतिहासिक रूप से बिकावली शुरू कर दी। जितना भी इसके जो कंपनी के शेयर थे वो बिकने लगे, ठीक है। अगर हम नवंबर 2022 में देखें तो अमेजोन का शेयर कितना गिर के हो गया दोस्तों, तो 4.3 गिर गया, ठीक है। अमेजोन के शेयर 4.3% गिरे हैं। इसका बाजार, अगर हम बाजार मूल्य देखें तो कितना था 2021 में, अमेजोन का जो जुलाई 2021 में कितना था, $1.88 ट्रिलियन के रिकॉर्ड से घटकर अब वर्तमान में कितना हो गया, तो $879 बिलियन का हो गया है। तो $1 ट्रिलियन का जो लॉस झेला है पहली सार्वजनिक कंपनी वो है अमेजोन। तो अमेजोन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अमेजोन देखा जाए दोस्तों, ये अमेरिका की बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है, अमेरिकी बेस्ड है ये कंपनी। इसके जो संस्थापक और वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो देखिए कौन है दोस्तों, जेफ बेजोस, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इन्हीं की ये कंपनी है, जेफ बेजोस की अमेजोन। अध्यक्ष सीईओ की बात करें दोस्तों तो एंडी जेसी जो है वो यहाँ के सीईओ है। और मुख्यालय इसकी बात करें तो देखिए हमें दो जगह मुख्यालय देखने को मिलता है, एक तो सिएटल वाशिंगटन और आर्लिंगटन वर्जीनिया यूएसए में जो है इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चल आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत, रूस, ईरान ने किस देश पर आयोजित मास्को प्रारूप पर वार्ता में हिस्सा लिया? तो ये तीन देशों ने एक वार्ता हुई जिसका नाम है मास्को प्रारूप पर वार्ता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये वार्ता किस देश पर केंद्रित थी ये आपसे पूछा जा रहा है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर करते रहा करिए, सेशन को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ठीक है। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए है, अफगानिस्तान की स्थिति का जायजा, या फिर जो वर्तमान में जो अफगानिस्तान की स्थिति है उस पर एक वार्ता की गई जिसका नाम है मास्को प्रारूप वार्ता, जो कि भारत और रूस, ईरान ने इसमें भाग लिया। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं किस तरीके से तालिबानियों का कब्जा है अफगानिस्तान की धरती पर, और अफगानिस्तान की जमीन पर जो वर्तमान में आतंकवाद जैसी जो स्थिति है उस आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक वार्ता की गई जिसका नाम है मास्को प्रारूप पर वार्ता, ठीक है। इसमें जो है, इसमें भारत, रूस और ईरान ने त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की इस पे लेकर के। और इस बैठक में जो विचार किया गया, जो बात की जा रही थी, जो चर्चा किया जा रहा था वो ये कि जो वर्तमान स्थिति है अफगानिस्तान की उसे किस तरीके से बदला जाए, अफगानिस्तान की जमीन से आतंकवाद को किस तरीके से खत्म किया जाए, ठीक है, वहां पे किस तरीके से लोकतंत्र की बहाली हो, इन सारी चीजों पर विचार किया गया। इस त्रिपक्षीय वार्ता जिसमें भारत, रूस और ईरान थे, इनमें कुछ अन्य देशों को भी एज अ प्रतिनिधि, अन्य देशों के प्रमुख के प्रतिनिधि भी शामिल थे, जैसे कि एक तो ईरान, रूस और भारत थे। उसके अलावा देखा जाए चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और फिर तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विशेष प्रतिनिधियों ने इसमें शामिल हुए। और यहाँ पे जो है कुछ अतिथि के रूप में भी कुछ देश शामिल थे, जिसमें से देखा जाए कतर, यूएई, सऊदी अरब और तुर्की, इनके प्रतिनिधि भी अतिथि के रूप में मौजूद थे। भारत ने इस वार्ता के दौरान एक ही चीज मतलब एक चर्चा, एक आह्वान किया कि अफगानिस्तान में वास्तविक समावेशी सरकार बनाना बहुत ही आवश्यक है। इस चीज का आह्वान भारत के द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, मास्को प्रारूप पर वार्ता किस पर केंद्रित है, अफगानिस्तान पर केंद्रित है, ठीक है। और ये एक तरीके से त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की गई थी भारत, रूस, ईरान के द्वारा, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पर।
इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है सी है, यानी कि शरद कमल को ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। आइए इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये देखा जाए टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जिनका नाम है अचंता शरद कमल। ठीक है, शरद कमल नहीं है, यहाँ पे शरद कमल है और जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इनको अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का जो एथलीट कमीशन है, एथलीट आयोग है, उसमें ये पहले भारतीय खिलाड़ी चुने गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत के पहले खिलाड़ी चुने गए हैं। इस आयोग में देखा जाए तो 4 पुरुष और 4 महिला सहित 8 एथलीट कहां से चुने गए हैं? तो एशिया से, अफ्रीका से, अमेरिका से, यूरोप से और ओशनिया से चुने गए हैं। ये जो चुने गए हैं ये सदस्य ये 2022 से लेकर के 2026 तक 4 साल के लिए एथलीट आयोग में काम करेंगे। अगर हम बात करते हैं अचंता शरद कमल की, जिनके बारे में कुछ समय पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया था, कारण क्या था? अचंता शरद कमल जो कि टेबल टेनिस से संबंधित है, इनको इस वर्ष 2022 के देश के जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, उसके लिए इनको चुना गया है। अचंता शरद कमल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये शख्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2 जगह हमें इनके नाम देखने को मिलते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है और किसकी स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ साइट्स की मेजबानी करेगा? ठीक है, या फिर कर रहा है, क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वो इस समय जारी है और करेक्ट आंसर इसका बी है, पनामा। ठीक है, जो साइट्स को लेकर के COP19 हो रहा है वो पनामा में हो रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये 14 से लेकर के 25 नवंबर के बीच में चलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, COP19। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ साइट्स, ठीक है, साइट्स का जो 19वां सम्मेलन है, ध्यान रखिएगा इस वर्ष के 19वां सम्मेलन है जो कि मध्य अमेरिकी देश पनामा में आयोजित किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स दोस्तों क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। अगर हम साइट्स की बात करें दोस्तों तो ये जो कन्वेंशन बनाया गया था, जो स्पीसीज है, जो फ्लोरा एंड फोना यानी कि जो वनस्पति हो गई या फिर जो जीव जंतु हो गए, उनको एक तरीके से यह सुनिश्चित करना है कि उनके व्यापार की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि उनके अस्तित्व पे खतरा हो जाए। ठीक है, तो यह सुनिश्चित करना कि जो वन्य जीव हैं या फिर जो वनस्पति हैं उनके अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कारण उनका अस्तित्व खतरे में ना आ जाए, इसलिए साइट्स को बनाया गया। ठीक है, तो यह कुछ जंगली जानवरों और पौधों की प्रजातियों की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर आवाजाही को क्या करता है? विनियमित करने वाला समझौता, उसको रेगुलेट करने वाला ये समझौता है। अगर इसका हम हिंदी में देखें फुल फॉर्म, तो जंगली जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन साइट्स। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस साइट्स के बारे में दोस्तों बात किया जाए तो इसकी जो परिकल्पना की गई थी वो 1963 में की गई थी। ठीक है, 1963 में किया गया था, IUCN की बैठक हुई थी। ठीक है, तो IUCN की बैठक जो कि 1963 में की गई थी, तो उस समय ये परिकल्पना किया गया था कि इस तरीके का कोई कन्वेंशन बनाया गया और फिर आगे चल करके ठीक 10 साल बाद 1963 में वाशिंगटन DC में इस कन्वेंशन पर सहमति बनी और आगे चल करके 1 जुलाई को साइट्स कन्वेंशन 1975 में क्या हो गया? लागू हो गया। ध्यान रखिएगा, जो कोई भी जो इस कन्वेंशन के जो हस्ताक्षर देश होते हैं जिन्होंने इस सम्मेलन को, इस कन्वेंशन पे सहमति दर्ज की है, यह देखा जाए कन्वेंशन उन पे बाध्यकारी होता है। तो यह कानूनी रूप से सभी पार्टियों पर बाध्यकारी होता है। और ध्यान रखिएगा, यानी कि यहाँ पे पानी लिख गया दोस्तों, यानी होना चाहिए था, यानी वे इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो भी इस कन्वेंशन में सहमति या फिर हस्ताक्षर किया है। इस कन्वेंशन को देखा जाए तो किसके द्वारा प्रशासित किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNDP के माध्यम से इस कन्वेंशन को प्रशासित किया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे साइट्स का? तो जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत भी इस कन्वेंशन का पक्षकारी है और भारत इस कन्वेंशन में 1976 में शामिल हुआ था। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में देखा जाए कितने पक्षकार देश इसमें शामिल है साइट्स में, तो 184 जो है पक्षकार इसमें शामिल है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो साइट्स इंपॉर्टेंट है। 2022 में 19वां कोप हुआ है साइट्स का, जो आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 19 कहाँ पे, पनामा में हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये कब से कब तक मनाया जाएगा या फिर चल रहा है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी है। 18 से लेकर के 24 नवंबर का जो सप्ताह है वो है विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह, जिसकी शुरुआत WHO के द्वारा 2015 से किया गया था। और यह देखा जाए विश्व, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक, ठीक है, विश्व रोगाणु रोधी जागरूकता सप्ताह हर साल 18 से लेकर के 24 नवंबर के बीच में मनाया जाता है, यानी कि ये सप्ताह इस समय चल रहा है। अगर हम बात करें वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक जो इस वर्ष है, उसकी थीम क्या है वर्ष 2022 की, जो विषय है दोस्तों क्या है, तो रोगाणु रोधी प्रतिरोध का एक साथ रोकना। ठीक है, इसको क्यों मनाया जाता है विश्व रोगाणु रोधी जागरूकता सप्ताह, मनाए जाने का उद्देश्य क्या है, तो वैश्विक रोगाणु रोधी प्रतिरोध के बारे में जागरूकता बढ़ाना, दवा प्रतिरोधी संक्रमण के आगे उभरने और प्रसार से बचने के लिए आम जनता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और नीति निर्माताओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करना, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि विश्व रोगाणु रोधी जागरूकता सप्ताह वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक मनाया जाता है कब से कब तक, 18 से लेकर के 24 नवंबर तक। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ, जिस दौरान हम लोगों ने काफी चीजें इंपॉर्टेंट डिस्कस की, बहुत सारी चीजें मैंने बताई। उम्मीद करती हूँ आप लोग नोट डाउन करते होंगे और रिवीजन भी करते होंगे, और कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। शमशेर जी बहुत अच्छा आंसर करते हैं, और भी हैं बच्चियां जो बहुत अच्छा आंसर करती है, इसी तरह आप लोग करते रहिए। चलिए हम आते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे पे। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जिस बारे में चर्चा किया वही फैक्ट्स हो गया। तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के एथलीट में चुने जाने वाले पहले जो भारतीय बन गया दोस्तों वो कौन बन गया, शरद कमल। हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर लिया, कोई बात नहीं। हाल ही में व्हाट्सएप के इंडिया हेड ने इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है देखिए, अभिजीत बोस। ठीक है, अभिजीत बोस जो कि इंडिया के हेड थे व्हाट्सएप के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बताइए कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्हाट्सएप के जो प्रमुख हैं वो कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने अगले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया। तो कौन है ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया, डेविड वार्नर। ठीक है, तो ये टेस्ट क्रिकेट से अगले साल ये संन्यास ले लेंगे, इन्होंने घोषणा किया। बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया, कब मनाया गया दोस्तों, 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। ठीक है, तो इस तरीके से था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस किया। और इसी जितना आपको बताया जा रहा है दोस्तों उसी को आप लोग फॉलो करिए। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही आपसे यहाँ पे डिस्कस की जाती है। मंथ के एंड में पूरी कोशिश होगी कि आपको रिवीजन कराया जाए कुछ क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो रिवीजन वीडियो के साथ भी मैं आऊंगी जिसमें आपको करंट अफेयर्स पूरी तरीके से रिवीजन हो जाएगा। जहां तक मुझे उम्मीद है अगर आपने ये वीडियो डेली फॉलो किया तो आपको अदर रिसोर्सेज पढ़ने की जरूरत नहीं होगी किसी भी एग्जाम के लिए, ये अपने आप में सफिशिएंट है। ठीक है, तो स्पेशली मैं खुद भी इससे वर्क करती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये इतना आप देखिए, आपके लिए जो मॉर्निंग का 20 to 25 मिनट्स है, इतना ही बस आप दे दीजिए। आपको पूरे दिन करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने होंगे, कोई अदर रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पढ़नी होगी, ये अपने आप में सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।